हेलो बच्चों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले हम इससे पहले जो पिछली वीडियो हमने देखी थी उसका थोड़ा एक ओवरव्यू आपके सामने रख लेता हूँ। तो पिछली जैसे कि आपको पता ही है कि हमारा जो ये चैप्टर है ये क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है बहुपद। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था कि जो चर और अचर जो होते हैं जब ये दोनों मिल जाते हैं तो इससे क्या बनता है? हमारा व्यंजक बनता है। ठीक है, इससे क्या बनता है? व्यंजक बनता है। और जब इस व्यंजक में जो चर राशि होती है, जब इस व्यंजक में जो चर पद होगा और उस चर पद की जो घात होगी वो क्या होगी? एक पूर्ण संख्या होगी। क्या होगी? पूर्ण संख्या होगी। तो हमारा वो क्या कहलाएगा? वो हमारा कहलाएगा बहुपद। बहुपद ये हमने पढ़ा था। फिर हमने बहुपद के शून्यकों के बारे में पढ़ा था। शून्य क्या होता था? शून्यक वो चीज़ होती है x का वह मान या चर राशि का वह मान जिस पर दिया गया बहुपद क्या हो जाता है? हमारा शून्य हो जाता है। तो x का वह मान क्या कहलाता है? शून्य कहलाता है। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था? उसके बाद हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया था और ग्राफ में हमने बोला था कि शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यकों की संख्या ज्ञात करने के लिए वो डिपेंड करेगा x अक्ष पर कि जो कर्व खींचा जा रहा होगा वो x अक्ष को कितनी बार काट रहा है। तो ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ा। आज हम शुरू कर रहे हैं इसका जो दूसरा पॉइंट था वो हम आज शुरू कर रहे हैं और इसका दूसरा बिंदु था शून्यकों और गुणांकों में संबंध। शून्यकों और गुणांकों में संबंध। तो शून्यकों के बारे में तो हम थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसको डिटेल में तब पढ़ूंगा, पहले हमें क्या पता होना चाहिए? गुणांक क्या होते हैं। ठीक है, तो गुणांक के लिए अगर हम देखें तो देखिए नॉर्मली जो रैखिक बहुपद होता है तो रैखिक बहुपद को हम कैसे लिखते हैं? ax प्लस बी, जिसमें मैंने बोला था कि a डज नॉट इक्वल टू 0, यही होता है रैखिक बहुपद। तो रैखिक बहुपद में ax प्लस बी इज इक्वल टू इतना ही होता है, ax प्लस बी, जहाँ a डज नॉट इक्वल टू 0। तो अब इसमें गुणांक क्या होता है, इसको कैसे निकालते हैं? जैसे ये बहुपद है, ठीक, इस बहुपद में जो x होगा, जो चर राशि होगी, चर राशि के बगल वाला, चर राशि के बगल वाला, वही उसका क्या कहलाता है? गुणांक कहलाता है। ठीक है, हम किसको ध्यान देंगे यहाँ पे? चर राशि को देखेंगे और चर राशि के बगल में जो होगा वही उसका क्या कहलाएगा? गुणांक कहलाएगा। तो इसमें हम क्या बोल सकते हैं? x का गुणांक। तो x का गुणांक कितना है? यहाँ x का गुणांक है a। ठीक है, तो क्या b किसी का गुणांक है? अगर मैं यहाँ x का गुणांक कह रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि x की पावर कितनी है? यहाँ पे 1 है। तो जैसे ये b है तो b यहाँ पे किसी का गुणांक है? क्या तुम्हें लग रहा है क्या b के साथ भी कोई होगा? यस, होगा। अगर यहाँ पे x की पावर 1 है तो यहाँ भी x की पावर कुछ होगी और ये होगी x की पावर 0। और x की पावर 0 का गुणांक क्या होगा? गुणांक होगा b, जिसको हम क्या बोलते हैं? अचर पद। अर्थात ये चर नहीं है। अब चर क्यों नहीं है? क्योंकि हमें बेसिक कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा होगा कि जो x की पावर अगर 0 है तो उसका मान 1 होता है। ठीक है, और अगर हम माने कि यहाँ पे b इंटू एक्स की पावर ये है तो ये क्या हो जाएगा? b और x की पावर 0 का क्या होता है? 1, तो b का b आ जाएगा, है कि नहीं? तो ये क्या होगा? ये क्या है? हमारा अचर पद है। ठीक है, तो इतना हमें पता होना चाहिए। दूसरा जो द्विघात बहुपद होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, इसका ये क्या है? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है जहाँ a क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू 0। इसमें हम बोलेंगे, अब यहाँ पे x कितने? ध्यान से देखिए, x मतलब यहाँ पे चर राशि 2 टाइम्स आ रखी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे। यहाँ पे जो है ये है एक्स स्क्वायर, ठीक है, उसका भी एक गुणांक होगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? x का गुणांक। ठीक, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है? a। गुणांक क्या होगा? जो उसके साथ चिपका हुआ है, जो उसके साथ चिपका हुआ। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो चिपका होगा वही एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, जो एक्स के साथ चिपका होगा वही एक्स का गुणांक होगा। तो ठीक है, तो इसके साथ एक्स स्क्वायर के साथ a चिपका हुआ, उसका गुणांक b। एक्स के साथ कौन चिपक रखा है? b, तो उसका गुणांक क्या होगा? b। और c को क्या बोलते हैं हम? अचर पद। और ये भी याद रखना कि वैसे ये x नॉट का गुणांक है। ठीक है, x नॉट का गुणांक।
तो अब गुणांकों को तो आप समझ गए होंगे, वैसे ये समझाने की ज़रूरत थी नहीं, ये 9th में ये हमने पढ़ रखा है अच्छे से, ठीक है। अब हम इससे दूसरी चीज़ पढ़ेंगे, शून्यक। क्या है? शून्यक। ये हमने पढ़ा गुणांक, ये हमने जो यहाँ पे पढ़ा ये क्या था? ये पूरा का पूरा था हमारा गुणांक। इसमें थोड़ा ये बेसिक है, इसको क्लियर। शून्यक क्या होता है? शून्यक हमने पढ़ रखा, सीधी सी बात जैसे है जो रैखिक बहुपद होता है उसका व्यापक रूप ये होता है, ठीक है, जहाँ कॉमा लगेगा ना यहाँ पे, ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो इसमें क्या होता है, मैंने क्या बोला था, इसका जो शून्यक होगा, ये जो रैखिक बहुपद है इसका जो शून्यक होता है वो क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, है कि नहीं है? मतलब x का वह मान जहाँ पे ये क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो वो क्या होगा, x इक्वल टू माइनस बी। कैसे हमने निकाला था पिछली वीडियो में देख लीजिएगा। अगर हम इसको एक बार चेक करें तो हम क्या करें, यहाँ पे x का मान रख दो एक बार, तो a x की जगह पे रख दो माइनस बी अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो ये क्या करो, a जो होगा ये अंदर पहले ये मल्टीप्लाई करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस ए बी हो जाएगा, नीचे a रहेगा प्लस बी, तो ऐसे रहेगा, ठीक है। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई करेगा ना, ब्रैकेट हटाना पड़ेगा, तो ब्रैकेट हटाने के लिए ए अंदर आएगा, तो ए बी के साथ मल्टीप्लाई करेगा माइनस ए बी, और ये ऐसे रहेगा, और इसको भी फिलहाल ऐसे रहने दो। तो यहाँ से ए से ए क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस बी प्लस बी, माइनस बी से प्लस बी कट जाएगा तो बचेगा 0, आ गया ना 0। तो इससे क्या हुआ कि मतलब x का यह मान जिस पे हमारे ये क्या हो रहा है, शून्य हो रहा है, तो इसका मतलब माइनस बी अपॉन ए क्या है, दिए गए रैखिक बहुपद का शून्यक है। इसी तरह से अब जब हमारे पास दो घात बहुपद आते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, जब इस तरह के हमारे पास कोई इक्वेशन आती है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए, क्या आपको इस तरह के बहुपदों को हल करना आता है? आपने पिछले साल ये पढ़ा होगा, हमें इनके शून्यक निकालने के लिए कहा जाता था, ठीक है। इसका दूसरा रूप द्विघात समीकरण भी होता है। समीकरण और बहुपद में जो अंतर होता है वो मैं आपको बाद में समझाऊंगा। फिलहाल आप ये बताएं कि आपको ये गुणनखंड करने के लिए आया होगा, पिछले साल था गुणनखंड ज्ञात कीजिए, तो क्या आपको ये गुणनखंड ज्ञात करना आता है? और अगर आपको ये गुणनखंड ज्ञात करना आता है तो आप ये समझ सकते हो, अगर आपको ये नहीं आता है तो बहुत दिक्कत है। तो अगर नहीं आता है तो चलो हम एक उदाहरण देके इस गुणनखंड को हल करते हैं। ये एक बहुपद है, ठीक है, इसको हल करते हैं। वैसे आपने ये पढ़ा होगा, लेकिन नहीं पढ़ा तो इसको हम ध्यान से, अब देखिए बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे देखिए ये है एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है, एक्स स्क्वायर गुणांक कितना है यहाँ पे 3, और अचर पद कितना है 2। सबसे पहले जो हमारा स्टेप फर्स्ट होगा, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे, जो एक्स स्क्वायर का गुणांक होगा, ठीक, उसका मल्टीप्लाई करेंगे अचर पद के साथ, ठीक। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 3, अचर पद कितना है 2, दोनों का गुणा करके कितना आ गया 6, ठीक है। स्टेप 2 में क्या करेंगे, जो ये 6 है इसके सारे के सारे गुणनखंड लिख दीजिए, जैसे 6 6 1 जा 6, ठीक है। दूसरा 6 के बाद 5 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा फिर 4 से भी नहीं जाएगा, कितने जाएगा 3 दूनी 6, फिर 2 3 6, 1 6 6, यही है, 2 ही गुणनखंड है ना, 6 कम चाहिए। इन दोनों गुणनखंडों में से आप उल्टा भी और सीधा कोई भी ले सकते हैं, ठीक है। ये मत सोचिएगा कि सर ने 6 से क्यों लिया, उल्टे ऐसे में मुझे सही लगता है, ठीक है, मुझे ये मेथड सही लगता है। 1 से लेने में थोड़ा उल्टा पड़ जाता है, मुझे उल्टे में लेता हूँ मैं, तो 6 कम 6, 3 दूनी 6, फिर 2 3 6 सेम आ गया, और इनको दोबारा लेने की ज़रूरत तो है नहीं। अब इन जोड़ों में से वो कौन सा जोड़ा है जिसको जोड़ के या घटा के, वो जोड़ा जिसको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, x का गुणांक आना चाहिए। समझ गए क्या कहा? पहले एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है कौन था 3, अचर पद कितना था इसमें 2 था कि नहीं था, माइनस को फिलहाल भूल जाओ, ठीक है। ये 3 था, इन दोनों का मल्टीप्लाई किया 6 हुआ। अब इसके गुणनखंड की, उन गुणनखंडों में से 2 गुणनखंड थे, ठीक है, वो गुणनखंड लेना है जिसको जोड़ के या घटा के क्या आना चाहिए, ये आना 5 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, मतलब हमें 5 आना चाहिए। तो इनमें से किसको जोड़ के, देखो 3 और 2 5, और 3 में से 2 गया 1, ठीक है। यहाँ क्या है 6 और 1 7, 6 में से 1 गया 5। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये क्वेश्चन देखो ना, थोड़ा इंपॉर्टेंट अच्छा क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या रहा, दोनों आ रहे हैं, ये भी आ रहा है ये रहा, लेकिन यहाँ पे क्या रहा है, यहाँ पे हमें जोड़ के आ रहा है,
क्या आ रहा है, जोड़ के। लेकिन अगर अब हमें यहाँ पे माइनस लेना पड़ेगा, पहले मैंने कहा था माइनस मत लेना। देखो जो क्वेश्चन हल्के होते हैं वहाँ हमें उतना डीप नहीं जाना होता है, लेकिन यहाँ जाना पड़ेगा। क्यों जाना पड़ेगा? क्योंकि देखो अभी मैं बता रहा हूँ 3 दूनी 6, अगर हम ध्यान से देखें बच्चों तो आपको पता होगा कि प्लस इंटू माइनस इज इक्वल टू माइनस होता है। जब प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है ना। तो ये 3 का प्लस 3, जो 3 है वो प्लस में, 2 माइनस में, तो 3 दूनी 6, ठीक है। लेकिन ये प्लस का है, ये माइनस का, तो प्लस माइनस का माइनस, तो ये -6 है, ठीक है। वैसे क्या हमारा आंसर क्या आ रहा है, -6 आ रहा। अब इनमें से कौन सा आएगा, किसको? अब यहाँ मुझे क्या चाहिए, 5 चाहिए। अब 6 और 1 कितना होता है, 7 होता है, ठीक है। और 6 - 1 कितना होता है, 5 होता है। दूसरी जगह क्या है, -3 और 3 दूनी 6 तो हो रहा है, लेकिन ये कब होगा, इसमें से मेरा क्या होगा, ये माइनस, मान लो मेरा 3 क्या है, माइनस का है, और 2 मेरा क्या है, प्लस का है। तो ये 3 दूनी 6, -6 तो हो रहा है, ध्यान से देखिए। लेकिन क्या मैं -3 + 2 करूँगा तो क्या ये 5 आया है, नहीं आएगा, ये -1 आएगा। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे अगर मैं इनको घटाऊँगा तो ये जोड़ूंगा या घटाऊँगा, कुछ भी करो, क्या आएगा यहाँ पे, ये आएगा। और अगर मैं जोड़ता हूँ, मतलब अगर इस कंडीशन के हिसाब से अगर मैं इसको माइनस कर दूंगा तो ये तो प्लस का 6 हो जाएगा, हमें तो माइनस का 6 चाहिए, ठीक है। तो माइनस का 6 लाने के लिए हमें इसको एक को प्लस रखना पड़ेगा। अगर मैं एक मेरा 2, ये प्लस का 2 और माइनस का 3, अब मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो ये तो माइनस का 1 आ रहा है। तो हमारा कौन सा लगेगा यहाँ पे, 6 × 1, ठीक है। अब तो कैसे लगेगा, क्योंकि मैं क्या करूँगा, 6 मेरा माइनस का होगा, ठीक है, इंटू और प्लस का 1 होगा, हो गया -6। -6 तो चाहिए था, लेकिन अगर मैं -6 अब +1 करता हूँ तो क्या बचेगा, माइनस का 5 बचेगा। लेकिन मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, प्लस का 5 चाहिए। तो यहाँ मैं चेंज कर दूँगा, मतलब ये प्लस का 6 माइनस का ये रख देंगे। दिक्कत कहाँ आ रही है, ऐसा कर दो, चेक करना होता है। देखिए अगर मैं ऐसा नहीं करता तो तभी तो चेक होगा ना। तो 6 × 1 = 6, प्लस माइनस का माइनस, ठीक है। अब ये प्लस का 6, ये माइनस का, प्लस के 6 में से माइनस का, तो प्लस का 5। क्लियर है। अब देखते हैं, यहाँ रखते हैं, ठीक है, यहाँ इसका वैल्यू रख दीजिए। तो ये हो गया 3x² प्लस इस 5 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 6 - 1, और ये हो जाएगा माइनस ये 2, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज़ रहने देंगे, ठीक है। x अंदर आएगा, ये भी अंदर, ये प्लस अंदर जाएगा तो प्लस का 6, इधर 6x चिपक जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस का माइनस और x -2, ठीक। अब 2 जोड़े ये बनाओ, 2 जोड़े ये बनाओ। यहाँ से 3 कॉमन आ रहा है, x भी आ रहा है, तो यहाँ से बचेगा x, और यहाँ से क्या बचेगा, प्लस का 2, ठीक है। यहाँ से -1 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा x + 2, तो यहाँ भी x + 2, यहाँ भी x + 2, तो x + 2 कितना आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और यहाँ बचेगा 3x - 1। तो ये 2 क्या आ गए, इसके गुणनखंड हो गए। ध्यान दीजिए, ये गुणनखंड है। अब हमें इसके शून्यक निकालने हैं, तो शून्यक निकालने के लिए हम क्या करें, देखो क्या है, मेरी वैल्यू आई x + 2 और दूसरी आई 3x - 1, 3x - 1। अब मैं तब तक इनका वो नहीं निकाल सकता जब तक मैं इनको 0 ना रख लूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, x + 1 = 0 मान लूँगा, तो x = क्या आ जाएगा, -2 आएगा कि नहीं आएगा। सेम मैं यहाँ पे क्या करूँगा, 3x - 1 है, इसको मैं 0 रख दूँगा, तो 3x एज इट इज़ रहेगा, -1 हो जाकर प्लस हो जाएगा, x = 1/3। आगे 2 वैल्यू, x की कितनी वैल्यू आई, 2, तो एक तो आई -2, एक आई 1/3। ये कैसे आई, क्यों आई x की 2 वैल्यू, क्योंकि हमारे ये द्विघात बहुपद था, जितनी x की घात उतनी x के शून्यक, कल मैंने बताया था ना पिछली वीडियो में। तो यहाँ पे क्या हो गया, x के 2 वैल्यू आ गई। तो अब यहाँ पर बहुत ही डीप आपने समझना है कि अगर ये कोई द्विघात बहुपद है जहाँ a ≠ 0 है, तो आपको नहीं लग रहा कि इसकी भी 2 वैल्यू आएगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आई है ना। अब देखिए, तो मैंने कहा माना, ठीक है, मैंने कहा माना ax² + bx + c के शून्यक क्या है, अल्फ़ा बीटा है। ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है। जैसे इसके आए ना, 2 वैल्यू आई, ठीक है, एक माइनस में एक प्लस में। मैंने क्या करा, मैंने कहा जो ये बहुपद है, तो ये जो मान मैं बोल रहा हूँ ना, x का मान वही शून्यक है। समझ में आ रहा। आप चाहे क्या करना, एक बार इस -2 को इस वाले बहुपद में रख दो, 0 आएगा,
दूसरी बार क्या करना, 1/3 को भी इस बहुपद में रख देना, 0 आएगा। यही तो इसकी पहचान है कि हम जो x की वैल्यू डालेंगे, जो x की वैल्यू निकलेगी, इसको रिचेक करना चाहिए। अगर हम इसको रिचेक करना चाहिए तो क्या करना, x की वैल्यू एक बार इस क्वेश्चन में -2 डालना, वो 0 हो जाएगी। दूसरी बार 1/3 डालोगे तो वो भी 0 हो जाएगी, इसके अलावा 0 नहीं होगी। जिसका मतलब इस बहुपद का शून्य क्या है, ये दोनों है। क्लियर है? तो ऐसे मैंने बोला, मैंने लेट कर दिया कि माना ax² + bx + c के जो शून्य है वो अल्फा और बीटा है। कोई दिक्कत है? नहीं। अब ध्यान दो भाई, जब मेरा ये आंसर x बराबर ये आया है ना, मान लो मेरे x बराबर क्या आ गया, अल्फा कोमा बीटा, ठीक है, ऐसे तो आ रखा है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले ये कैसे थे, इससे पहले देखो ये कैसे थे। इससे पहले जो ये -2 था, ये इसके साथ नहीं था, -2 बराबर किधर था, ध्यान से देखो यहाँ पे। जो ये यहाँ पे इस एक लाइन ऊपर जाओगे तो जब मैंने x बराबर -2 लिखा तो -2 पहले बराबर किधर था ना, ऐसा था, है ना। तो बराबर इधर जाके इसका साइन चेंज हो गया, ये -2 + 2 हो गया। तो क्या यहाँ ये नहीं होगा x माइनस अल्फ़ा, ये भी तो ऐसे ही रहा होगा ये वाला, और इसी तरह बीटा भी रहा होगा, तो x माइनस बीटा। तो क्या ये इसके गुणनखंड नहीं हो गए? ठीक है, हम क्या बोल सकते हैं कि x, अगर मैंने बोला कि माना अल्फ़ा और बीटा इसके क्या है, शून्य का है, तो ये उसके क्या होंगे, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा क्या होंगे, ax², तो ax² + bx + c के गुणनखंड है। ठीक, तो अब ये मैंने क्यों समझाया इसको, ये आप आगे देखना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ कि जो ax² + bx + c, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फ़ा इंटू x माइनस बीटा। ये अभी कहाँ काम आएगा, ये अभी आगे काम आएगा। ठीक है, मैं इसको ज़्यादा डीप नहीं ले जा रहा हूँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि ये मैंने क्यों निकाला, क्यों मैंने आपको पिछला ये क्वेश्चन हल कराया, इसके बेस मैंने ये निकाला है। इसको आगे देखना, ये कितना काम आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, इसको हल्के में मत लीजिएगा, मैं सही बता रहा हूँ। इसको आगे देखना क्या होता है। अब ये तो हमें पता चल गया ना शून्य क्या है वगैरह वगैरह, ठीक है। अब हम डायरेक्ट इसमें सूत्र देखते हैं, सूत्र क्या होते हैं। इसमें हमें 2 सूत्र हैं जो हमें याद करने हैं, ठीक है। क्या है, किसी द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है, पहले इसको देख लेते हैं कि कहाँ ये यूज होगा। किसी द्विघात बहुपद के लिए ठीक है, जहाँ द्विघात बहुपद क्या होगा, ax² + bx + c, जहाँ a ≠ 0, उसके लिए क्या होगा कि जी पहला क्या होगा, शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल, इसको हम लिख सकते हैं अल्फ़ा + बीटा। समझ गए ना, यहाँ से अल्फ़ा बीटा इनको जोड़ दिया, योगफल मैंने शून्यकों को जोड़ दिया। अल्फ़ा + बीटा बराबर होता है -b/a। इसमें देखो b कौन है, ध्यान से देखो, ये मैं लिख नहीं रहा, आगे खुद देखो। b क्या है, b है x का गुणांक, ठीक है, साइन जरूर आएगा, ऋण b/a, ठीक है। तो b को हम लिखेंगे x का गुणांक और नीचे होगा x² का गुणांक, ठीक। दूसरा क्या है, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है, अल्फ़ा इंटू बीटा, ये होता है c/a, ठीक। कॉमन सी बात है, याद करने का क्या तरीका है, ये समीकरण हमें पता है, व्यापक रूप हमें पता है, सॉरी समीकरण नहीं, ये बहुपद है, ठीक है। हमें बहुपद का व्यापक रूप पता है, किस बहुपद का, द्विघात बहुपद का। तो देखो एक चीज़ तो हमें याद रखना कि जब भी योगफल हो चाहे गुणनफल हो, योगफल हो चाहे गुणनफल हो, दोनों कंडीशन में जो a होगा ना, a मैंने x² का गुणांक होगा, वो कहाँ होगा, हर में होगा। देखो यहाँ भी वो हर में, यहाँ भी वो हर है। याद करने का तरीका क्या है, पहले में -b आएगा, दूसरे में c का c आएगा, सिंपल। तो गुणनफल में c/a, और जब योग करेंगे तो b/a, लेकिन माइनस लगेगा, -b/a, c/a, a हमेशा हर में रहेगा, सिंपल है, याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक ये हो गया और दो ये हो गए, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, याद नहीं करना है, इनको समझना है, अच्छे से समझना कौन सी चीज़ कहाँ से आई। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको रटना नहीं है, समझना है,
ठीक है बच्चों, देखिए वीडियो लंबी ज़रूर हो रही है, मैं समझ सकता हूँ कि वीडियो लंबी हो रही होगी, लेकिन एक चीज़ याद रखना, वीडियो लंबी तभी होगी जब तो कोई तुम्हें इतने डीपली समझा रहा होगा। अगर मैं सीधा क्वेश्चन करता हूँ तो शायद 2 मिनट में क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन मेरा मेन मोटिव क्वेश्चन कराना नहीं है, मेन मोटिव है उन बच्चों को गणित समझाना, उन बच्चों को गणित सिखाना जो बिल्कुल गणित से डरते हैं, उन बच्चों को गणित सिखाना है। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है आप मेरे से शेयर करें, ठीक है। आपको जहाँ पे समझ में नहीं आएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, मैं दोबारा से आपको ये क्वेश्चन समझाऊंगा, इस पूरे मतलब जो मैंने ये कराया वो कराऊंगा। अब हम अगली वीडियो में सीधे इसके क्वेश्चन करेंगे जो हमारी एक्सरसाइज होगी 2.2। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।